जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लाइव क्लास डेली शाम 3 बजे होती है। आज कुछ मसरूफियत की वजह से ये लाइव क्लास मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि इसको 3 बजे स्ट्रीम ज़रूर किया जाएगा। देखने में लगेगी लाइव क्लास चल रही है, लेकिन असल में ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड होगी। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास, इसमें हम लोग सीटेड दिसंबर सन 2021 यानी कि 23 दिसंबर को पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए उर्दू के पेपर 1 की फर्स्ट लैंग्वेज के सवालात को हल करेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में उर्दू के 15 क्वेश्चंस पैसेज के आते हैं और पैसेज बहुत ही आसान आता है, इसलिए हम पैसेज पे पहले नहीं बल्कि वक्त हम देंगे पहले पेडागोजी के सवालात पे, पैसेज के सवालात को बाद में हल किया जाएगा। चलो, आपके सामने ये सवाल दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे में मादरी ज़बान के फ़रोग़ को अमूमन समझा जाता है। जब बच्चा मादरी ज़बान सीखता है तो कैसे सीखता है? बच्चा मातृभाषा स्वाभाविक तौर से माता पिता और परिवार का अनुकरण करके, इमिटेशन करके सीखता है, नेचुरली सीखता है। और इस सीखने को हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम ज़बान का हुसूल यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन कहते हैं, या फिर इसे ज़बान की आमोजिश यानी कि इसे हम भाषा अधिगम यानी कि इसे हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, या फिर इसे ज़बान का इंज़माम यानी कि लैंग्वेज का एक दूसरे में अंतर संबंधित होना कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गई हैं, ये कहेंगे। या फिर मुजर्रद ज़बान का फ़रोग़ कहेंगे। मुजर्रद ज़बान यानी कि अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, ठीक है, मूर्त भाषा का विकास क्या कहेंगे? तो जब बच्चे फितरी तौर से माँ बाप की तकलीद करके, अनुकरण करके सीखते हैं, तो हमारी पहली ज़बान होती है, मादरी ज़बान होती है। और मादरी ज़बान का सीखना ये तशऊरी अमल है, अनजाने में हम बिना किसी कोशिश के सीखते हैं, और इसे हम ज़बान का हुसूल यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन कहते हैं। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान सीखने की जो सलाहियत होती है वो पैदाइशी होती है, जन्मजात होती है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है और इसमें यह पूछा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश के अवाइली वर्षों में कहानियाँ डैश होती हैं। लैंग्वेज लर्निंग के स्टार्टिंग ईयर्स में, भाषा अधिगम के प्रारंभिक वर्षों में जो कहानियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? ज़बानी याद करने के लिए होती हैं, या फिर ज़बान की आमोजिश के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए खाम मवाद रॉ मटेरियल होती हैं, या फिर दोहराना और बाज़ पैदावार यानी कि रिवीजन और रिक्रिएशन होती हैं, या फिर अपने समाज की यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी अधिगम होती हैं। तो जब बच्चा ज़बान सीख रहा है शुरुआती दौर में हम उसे कहानियाँ सुनाते हैं, तो ये कहानियाँ लैंग्वेज लर्निंग के लिए खाम मवाद होती हैं, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल होती हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, मैं इसको जूम करके पढ़ रहा हूँ, धुंधला दिख रहा होगा। वीडियो को लैंडस्केप मोड में ऐसे करेंगे ना तो साफ दिखेगा। चलो, कहा जा रहा है कि 5वीं जमात का उस्ताद बच्चों को बहुत से जुमले देता है और उस जुमलों में क्या क्या अल्फाज देता है? अच्छा, खूबसूरत, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, जवान, ये अल्फाज देता है और इन अल्फाज को वो जुमलों में इस्तेमाल करता है, ठीक है। और जब बच्चा उसके मुकर्ररा इन तौज़ीही लफ्ज़ों को देखता है तो उस्ताद उन लफ्ज़ों की मदद से दूसरे सेंटेंस बनाने के लिए कहता है। टीचर क्या कह रहा है?
अच्छा, खूबसूरत, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, इन सभी अल्फाज से सेंटेंस बच्चों को देता है। बच्चे इन सभी अल्फाज को जब समझ लेते हैं तो कहता है कि चलो अब दूसरा सेंटेंस इन अल्फाज की मदद से आप बनाओ। आखिर में तलबा को बताता है कि इन अल्फाज की मदद से जो आपने सेंटेंस बनाए हैं तो ये जो अल्फाज हैं ये क्या थे, तो ये अल्फाज सिफात थे। सिफत यानी कि एडजेक्टिव थे, ये विशेषण थे। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी टीचर ने अपनाई इसको आप क्या कहेंगे, यानी कि पहले ही कुछ अल्फाज का इस्तेमाल खुद से किया, फिर उन अल्फाज को बच्चों को पहचानवाया, फिर बच्चों से खुद उन अल्फाज पर प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस बनवाया और बाद में बताया कि ये अल्फाज एडजेक्टिव हैं, सिफत हैं, विशेषण हैं। तो इसको आप कवायद की तदरीस की हिकमत अमली यानी कि ग्रामर टीचिंग की स्ट्रेटजी कहेंगे, या फिर शऊर की बेदारी कहेंगे, या फिर सिफात यानी कि एडजेक्टिव की टीचिंग कहेंगे, या फिर मवाद पर यानी कि टॉपिक पे बेस्ड ग्रामर कहेंगे। तो टीचर पहले ही कुछ वर्ड्स दे के बाद में उन्हें सब बता रहा है कि ये वर्ड्स आपके सिफत के हैं, तो इसे हम शऊर की बेदारी कहेंगे, यानी कि हम बच्चों की अंतर्दृष्टि जगा रहे हैं कि वो पहचान पाएँ कि सिफत कौन कौन से अल्फाज होते हैं। अगर इसी सवाल में यहाँ पे ऑप्शन आपका दे दिया होता इस्तिक़राई तरीका, तो इस्तिक़राई तरीका भी आपका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि इस्तिक़राई तरीका में भी ऐसे ही पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं और बाद में उसी एग्जाम्पल से रूल बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आ रहा है समझ में? ये रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए मैं आपकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस हिकमत अमली के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम तकनीक है? जो अमली मश्क होती है, जो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होती है, वो इनमें से किस हिकमत अमली के मुताबिक इम्पोर्टेंट टेक्निक है? कवायद की तर्जुमानी का तरीका यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड उसमें, या फिर तबके की ज़बान की तदरीस, या फिर कुल ज़बान का तनाजुर, या फिर समई कसीर लिसानियात ऑडियो मल्टीलिंगुअलिज्म। तो जो ऑडियो मल्टीलिंगुअलिज्म है, या फिर आप कह सकते हैं श्रव्य बहुभाषिकता जो है, उसमें जो अमली मश्क है ना वो एक अहम तकनीक होती है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा समय कसीर लिसानियात सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है आपके सामने, कसीर लिसानियात डैश है। तो कसीर लिसानियात क्या होती है? तमाम मुमकिना ज़बानों की आमोजिश, यानी कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबको हम बच्चों को सिखा दें तो वो कसीर लिसानियात हो जाएगी, बहुभाषिकता हो जाएगी। मल्टीलिंगुअलिज्म उसे कहेंगे कि सभी ज़बानों को सिखा दो, या फिर सिर्फ मादरी ज़बान या घर की ज़बान सिखाना, ये कसीर लिसानियात है। या बहुभाषिकता का मतलब है घर या मादरी ज़बान से शुरुआत करें और स्कूल में आगे जाकर और भी दूसरी ज़बानों की आमोजिश बच्चों को करा दे। तो क्या ये कसीर लिसानियात है? या फिर कसीर लिसानियात का मतलब है मादरी ज़बान से इब्तिदा, फिर अंग्रेज़ी मीडियम में मुंतकली, यानी कि शुरुआत करें मादरी ज़बान में, फिर ट्रांसफ़र कर लें अंग्रेज़ी मीडियम में और हाई स्कूल में दूसरी ज़बान। तो देखिए कसीर लिसानियात का मतलब ये है कि आप शुरुआत करो मादरी ज़बान से, बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाओ, क्योंकि मादरी ज़बान में पढ़ाने से फितरीपन आता है, स्वाभाविकता आती है। और जब बच्चे स्कूल में जाएं तो उसी मादरी ज़बान को बेस बना के और भी मज़ीद ज़बानें और भी अलग अलग ज़बानें आप पढ़ा दीजिए। आप सीधे मीडियम को चेंज मत कीजिए, ठीक है? उसी मादरी ज़बान को बेस बना के स्कूल में आके जाकर दूसरी ज़बानें सिखा देंगे। तो ये आपकी कसीर लिसानियात होगी, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब है। चलो क्वेश्चन नंबर 111 देखो क्या है। हिंदी हिंदुस्तान की कौन सी ज़बान है? तो जो हमारी हिंदी है ना ये हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान है। हमारे संविधान के आर्टिकल 343A में हिंदी देवनागरी लिपि को संविधान में राजभाषा का दर्जा हासिल है, ठीक है ना? चलो कमेंट में बताना, कल क्लास जो मैंने ली थी उसमें बताई थी 350A जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, कमेंट में सभी लोग लिख दो। आप लोग भी जितने भी लोग सुन रहे हो ना सभी लोग वीडियो ख़त्म होने पे कमेंट में आर्टिकल 350A क्या है ये लिखना है आप लोगों को। चलो
क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है कि आमोजगारों की लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को क्या समझना चाहिए। बच्चा लिखते हुए और बोलते हुए जो मिस्टेक्स कर रहा है, ये मिस्टेक्स कैसी हैं, इसको आप आमोजिस में, उनकी आमोजिस में रखना कहेंगे, यानी कि आमोजिस में बच्चों की डिस्टरबेंस है, या फिर आमोजिस का इशारिया यानी कि लर्निंग का आप एक सिंबल कहेंगे, अधिगम का एक संकेतक कहेंगे, या फिर ज़बान की आमोजिस के लिए ये मसाइल है, इशू है, प्रॉब्लम है, या फिर गलतियों की इस्लाह का इशारिया कहेंगे। तो देखो, जब कभी भी गलतियों की बात आए तो याद रखिएगा, गलतियां क्लासरूम में अहम होती हैं। गलतियां शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को फीडबैक देती हैं। गलतियां बच्चों को अंतर्दृष्टि देती हैं और बच्चों के लर्निंग का एक हिंट होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लासरूम में लिखने और बोलने से मुताल्लिक जो गलतियां हैं वो आमोजिस का इशारियां हैं, ये लर्निंग का हिंट हैं। बच्चे हैं, गलतियां करेंगे, गलतियां करना स्वाभाविक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है। अच्छी तहरीर के फ़रोग़ के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हैं, इस तर्ज़ रसाई को क्या कहते हैं। जब हम बच्चे को अच्छी तहरीर लिखने के लिए डेवलप कराते हैं तो बच्चे अलग अलग स्टेजेस से गुज़रते हैं, तो इस स्टेजेस को आप क्या कहते हैं। तो इसे हम लिखने का अमली अंदाज यानी कि लिखने का, इसे हम प्रैक्टिकली अप्रोच कहेंगे, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 114। बच्चे इब्तदाई वर्षों में दीवार, फर्श और अपनी कापियों में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, तो ज़बान की आमोजिश में इस मरहले को क्या कहते हैं। बच्चे जब LKG और UKG में होते हैं तो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं। इस स्टेज को आड़ी तिरछी लकीरें बनाना कहेंगे, हंगामी ख्वानदगी कहेंगे। ठीक है, हंगामी ख्वानदगी समझते हैं क्या होता है। इमिग्रेंट, इसको कहते हैं इमिग्रेंट लर्निंग, ठीक है, या इमिग्रेंट स्टडी इसे कहते हैं। ठीक है, इमरजेंट, ठीक है, इमिग्रेंट नहीं, इमरजेंट। ठीक है, इमरजेंट मतलब होता है कोई एक्सीडेंट या फिर कोई एक्टिविटी। तो जब बच्चे शुरुआती दौर में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं तो इसे हम हंगामी ख्वानदगी या फिर इमिग्रेंट इमरजेंट, ठीक है, इमरजेंट इसे कहते हैं, इमरजेंट स्टडी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। चलो, इमरजेंट रीडिंग इसको कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, ट्रांसलेशन अलग अलग तरह से कर देता है। अब हंगामी कर रहा है तो हंगामा उर्दू में वो जो उथल पुथल होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और अंग्रेज़ी में इसका लफ्ज़ इमरजेंट रीडिंग होता है। तो इमरजेंट रीडिंग का इसने तर्जुमा किया है हंगामी ख्वानदगी। ठीक है, चलो, जब बच्चे को हम इब्तदाई दौर में बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं तो वही हंगामी ख्वानदगी या फिर आपकी इमिग्रेंट मेरे जहन में बैठ गया, इमरजेंट रीडर उसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दर्ज इल्म से कौन आमोजिश के लिए अंदाज़े कदर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें से क्या है। ऑप्शन है तहरीरी जात यानी कि रिटन टेस्ट, या फिर मियाद के इख्तिताम पर होने वाला इम्तिहान यानी कि पीरियड के आखिर में जो हम टेस्ट लेते हैं वो, या फिर तश्कीली अंदाज़े कदर जिसे आप फार्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, या फिर इसे कहेंगे तकमीली अंदाज़े कदर जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ये जब हम अधिगम के लिए मूल्यांकन करते हैं तो ये हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है, तश्कीली यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो चौथा नहीं बल्कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
देखो अगला सवाल है कि अगर बच्चा किसी एक ज़बान का अच्छा कारी है तो वो जब दूसरी ज़बान सीखता है तो दूसरी ज़बान का भी वो अच्छा कारी हो सकता है। इसे आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 116 है। अगर आप मान लीजिए कि उर्दू अच्छा पढ़ते हैं और आपने हिंदी सीखा तो हिंदी भी आप अच्छा पढ़ने लगे तो इसे आप पढ़ने की महारत कहेंगे, पढ़ने की हिकमत अमली कहेंगे यानी कि पढ़ने की स्ट्रेटजी कहेंगे, या फिर इसे महारत की मुंतकली यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है, जो लर्निंग ट्रांसफ़र होता है या फिर जो स्किल ट्रांसफ़र होता है वो कहेंगे, या फिर आला किस्म की हाई लेवल की इसे स्किल कहेंगे। जाहिर सी बात है आप अगर हिंदी अच्छी पढ़ते हैं तो उर्दू भी अच्छी पढ़ेंगे, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ी भी आप अच्छी पढ़ेंगे। तो इसे हम आप उर्दू और हिंदी का जो नॉलेज है उसको अंग्रेज़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? अधिगम अंतरण कहते हैं इसे, महारत या फिर कौशल का स्थानांतरण कहेंगे। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आमोजसी नताइज और माहसल हैं, यानी कि जो लर्निंग के रिज़ल्ट है वो इनमें से क्या है? कोर्स के अख्ताम पर आमोजगारों की हासिल करदा महारतें या कारकर्दगियाँ हैं, या फिर ज़बान की दरसियात और निसाब में ज़बान की तदरीस के मजूज़ा मकासिद हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कोर्स के मुताले के दौरान आमोजगार की तरसीली महारत पर मबनी है, या फिर चौथा है आमोजगार की मुतवक्का कारकर्दगी का अमल। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 117 है इसमें पूछा जा रहा है कि आमोजसी नताइज और माहसल क्या है? तो कोर्स के इख्तिताम पर आमोजगारों की हासिल करदा महारतें या जो कारकर्दगियाँ हैं उसे ही हम लर्निंग का रिज़ल्ट कह सकते हैं, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि कौन दो इमदादी तदरीस के अहम मकासद हैं जो हम रेमेडियल टीचिंग बच्चों का करते हैं, जो हम बच्चों को इमदादी तालीम देते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे दो स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। कौन से दो सही हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि इमदादी तदरीस आमोजगारों की आमोजिश में बेहतरी लाने के लिए है, यानी कि जब हम बच्चों को अलग से उनकी हेल्प करते हैं, उनकी रेमेडियल टीचिंग करते हैं तो इससे बच्चों की लर्निंग में बेहतरी आती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इमदादी तदरीस असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए है, यानी कि अगर हम सही से पढ़ा नहीं रहे हैं तो हम बच्चों को रेमेडियल टीचिंग करके सही तरीके से पढ़ा के उसको कंसेप्ट समझा दें, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। यानी इमदादी तदरीस असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है कि इमदादी तदरीस असातिज़ा का अपने तलबा को समझने के लिए। तो तलबा को समझने के लिए जब हम बच्चों का चेक करते हैं तो उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि तशख़ीसी जांच कहते हैं, उसको रेमेडियल टीचिंग नहीं कहते हैं। इमदादी तदरीस वालिदैन के लिए है ताकि वो जान सके कि कुछ आमोजगारों को बेहतरी की ज़रूरत है, तो ये बात भी गलत है। तो रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है? हम लर्नर्स की आमोजिश में बेहतरी लाने के लिए करते हैं और टीचर अपना जो तदरीस है उसमें तब्दीली लाने के लिए भी कर सकता है। यानी कि अलिफ और बे, ए और बी जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? एक बार फिर से याद दिला दूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव की तरह चल रही है लेकिन है रिकॉर्डेड। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये बताओ, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 119। उस्ताद अपने तलबा को 5-5 के ग्रुप में तकसीम करके 5 ग्रुप बनाता है और उनसे घर, स्कूल, सड़क, ज़मीन और आसमान से मुतालिक अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। हर ग्रुप 10 से 15 अल्फाज तलाश करता है और दूसरे ग्रुप से उस पर बात करता है। यहाँ लफ्ज़ियात की तदरीस के लिए उस्ताद किस हिकमत अमली को बरत रहा है? यानी कि 5-5 का ग्रुप बना रहा है और घर, स्कूल, सड़क, ज़मीन और आसमान से मुताल्लिक अल्फाज मालूम के लिए कहता है। हर ग्रुप 15 अल्फाज
ढूंढता है। जैसे मान लो कि आसपास के मैंने अल्फाज, ये पंखा, ये कलम, ये मोबाइल, ये मेरा पैंट, ये मेरा टी शर्ट, इस तरह से मैंने 15 अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। हम अब पूरा ग्रुप मिलकर 15, और हमने इस 15 अल्फाज को दूसरे ग्रुप में दे दिया और दूसरे ग्रुप वाले इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे मौज़ूआती लफ्ज़ियात, यानी कि हमने पहले ही टॉपिक दे दिया था ना, स्कूल, सड़क, घर, ज़मीन और आसमान, तो उसी से रिलेटेड अल्फाज हैं, तो इसको हम मौज़ूआती लफ्ज़ियात कहेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलो, तामीरियत पसंदी बतौर आमोज़ी नज़रिया क्या है? तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो संरचनावादी उपागम है, वो क्या कह रहा है? क्या आमोज़ इनफरादी खसूसियत है? लर्निंग जो है वो एक इंडिविजुअल क्वालिटी है, या फिर तमाम आमोज़गार ज़बान नहीं सीख सकते, या फिर आमोज़िस पूरे तौर पर एक नफ्सियाती यानी कि साइकोलॉजिकल इशू है, या फिर आमोज़िस समाजियाती तामीर है? तो जो आमोज़िस होती है वो बच्चे कैसे करते हैं? समाज से अंतःक्रिया करके करते हैं। ये बात वाइगोस्की ने कही ना, और वाइगोस्की संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसलिए हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है कि आमोज़िस समाजियाती तामीर है, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना? चलो, एक और सवाल है, उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो क्लास ख़त्म कर देंगे, वरना अगर आप लोग कहेंगे तो हम करा देंगे आपको वो पैसेज करा दें। कहाँ गया जी अगला सवाल? एक सवाल छूटा था ना, नहीं, सवाल ख़त्म हो गए। अगर आप लोग चाहें तो मैं पैसेज करा सकता हूँ, बाकी आप नोट्स लेंगे तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी आंसर की, है इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो, पैसेज करा दें। चलो, मैं पहले पैसेज ध्यान से पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसका जवाब मैं बताऊँगा। ठीक है, सवालों का। अमीर खुसरो का ख़ानदान एक तुर्क कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उनके वालिद मीर सैफुद्दीन महमूद हिंदुस्तान मुंतकिल होकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस के दरबार में मुलाजिम हो गए थे। ठीक है, वो खुद बड़े आलिम थे। अमीर खुसरो को कुदरत ने बहुत तेज़ दिमाग अता किया था। फ़ारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत वगैरह में उन्हें खूब महारत थी। वो फ़ारसी के बड़े शायर थे। साथ में उन्हें अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बोली जाने वाली ज़बान पर भी अबूर हासिल था। इस ज़बान में पहली बार खुसरो ने ही गीत और दोहे लिखे। यही ज़बान आगे चलकर हिंदवी या उर्दू कहलाई। इसलिए उर्दू ज़बान के इर्तिका में अमीर खुसरो की कड़ी और इमाम की खुसरो बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं, यानी उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो माने जाते हैं। उन्होंने हर फन में अपने कमाल के जौहर दिखाए। दरबारी ज़िंदगी की मसरूफियत, शेरो अदब और मौसीकी से वाबस्तगी के अलावा खुसरो की पहेलियाँ, कहमकरनियाँ, दोहे और गीत भी उनके नाम से काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, 9 सिपर इनकी एक मसनवी भी काफ़ी मशहूर है। चलो, अब इनसे रिलेटेड सवाल है। अमीर खुसरो के वालिद हिंदुस्तान में किस सुल्तान के दरबार में आए थे? तो इल्तुतमिश के ज़माने में, या फिर शमसुद्दीन अल्तमस आप कह सकते हैं, इसके ज़माने में आए थे। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अलाउद्दीन अल्तमस नहीं, शमसुद्दीन अल्तमस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अमीर खुसरो को कुदरत ने क्या बख्शा था? तो पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत तेज़ दिमाग कुदरत ने अमीर खुसरो को बख्शा था। तोतिए हिंद इनको कहा जाता है। ठीक है ना? अमीर खुसरो को किस ज़बान पर महारत हासिल थी? तो अमीर खुसरो को आपकी उर्दू हिंदी, ठीक है, उर्दू हिंदी पे महारत हासिल थी। अब देखो ऑप्शन में देखो, उर्दू और हिंदी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और साथ में पाली और प्राकृत भी है। तो इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन मुनासिब हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज़ी उस समय अभी अंग्रेज़ आए नहीं थे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेज़ी पे भी महारत हासिल थी। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अमीर खुसरो ने जिस ज़बान में गीत और दोहे लिखे वो आगे चलकर कौन सी ज़बान कहलाई? तो वो आगे चलकर हिंदवी और उर्दू कहलाई। पैसेज में सीधे सीधे बात लिखी गई है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में अमीर खुसरो डैश की हैसियत से माने जाते हैं।
तो एक बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। उर्दू का पहला गज़ल गो भी इनको कहा जाता है। अमीर खुसरो की शेर व अदब के साथ किस फ़न से वाबस्तगी थी? तो मौसीकी से और राग रागनियों से ये काफ़ी ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन पैसेज में क्या दिया है ये हमको देखना है, ठीक है। चलो मैं पैसेज में दिखा रहा हूँ क्या दिया है, राग रागनी दिया है या फिर मौसीकी दिया है, क्योंकि पैसेज के मुताबिक ही जवाब देना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेर व अदब और मौसीकी, तो मौसीकी दिया है तो हम पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब है, मौसीकी से उनका ताल्लुक़ था। अमीर खुसरो को उर्दू का पहला शायर कहा जाता है, ठीक है। पहला शायर भी है, पहला गीत निगार भी है। तो पहला शायर हमारा उर्दू का पहला गज़ल गो अमीर खुसरो को कहा जाता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है ना। अच्छा पहला वाला होगा कि तीसरा वाला होगा, एक बार पैसेज में देखो तो देखो पैसेज यहाँ पे है। खुसरो ने ही गीत और दोहे लिखे थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें उर्दू का पहला शायर, तो यहाँ पे गीत तो लिखे लेकिन उनको उर्दू का पहला शायर कहा जाता है, ठीक है ना। चलो कहाँ गया सवाल, हाँ तो यहाँ पे पहला शायर हमारा सही जवाब होगा। आलिम का मुतज़ाद क्या होगा, आलिम का उल्टा जाहिल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तहजीब की जमा क्या होगी, तहजीबों हो जाएगी, तो तहजीबों दूसरे वाले ऑप्शन में है। चलो ये शेरी हिस्सा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को बोरिंग हो रहा होगा, तो क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डेड क्लास थी, चूँकि मसरूफ़ था मैं इसलिए मैंने पहले ये क्लास ले ली। 3 बजे ये स्ट्रीम हो रही है, ठीक है। खुदा हाफिज़, मिलते हैं कल इंशाल्लाह कोशिश करके लाइव आएंगे और डेली कोशिश करेंगे कि लाइव 3 बजे आ जाएँ, ठीक है। कुछ मसरूफियात ज़्यादा हैं यार, क्या करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीटेट में बहुत अच्छा नंबर लाइए। थैंक यू वेरी मच।